एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। ये दोनों के दोनों परमानेंट इफेक्ट हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और ये भी एक परमानेंट इफेक्ट ही है, ठीक है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ने से पहले रेजोनेंस का एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रेजोनेंस का एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम जो रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्सीजन की ओर चले जाएंगे। इस तरह से हम रेजोनेंस को शो करते हैं। CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये बना रेजोनेंस। एक स्ट्रक्चर देखते हैं कीटो का, ठीक है। ये हमारा कीटो ग्रुप, ठीक है। इसकी हो रही है टेट्रोमेरिज्म, ठीक है। टेट्रोमेरिज्म को हम इस तरह से शो करते हैं। CH3COH एंड डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसी फॉर्मेशन होगी। कीटो से इग्नोल बनता है, ठीक है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेजोनेंस और कीटो के इस डिफरेंस को लेके, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो रेजोनेंस में कहीं पे कोई एटम मूव नहीं किया है, ठीक है। कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप मूव नहीं किया है। अगर हाइड्रोजन देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन अपनी प्लेस पे है, यहाँ पर अपनी प्लेस पे सब। लेकिन अगर हम कीटो की बात करें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ओर मूव कर चुका है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन बन चुके हैं। इसका मतलब जब टेट्रोमेरिज्म होती है, ठीक है, टेट्रोमेरिज्म होती है, तो टेट्रोमेरिज्म में एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव टेक प्लेस, ठीक है। इस तरह से अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो इसमें कोई भी ग्रुप और एटम डज नॉट एक्सचेंज, ठीक है। इसमें कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप एक्सचेंज नहीं होता। रेजोनेंस में एटम्स की पोजीशन वही रहती है, ठीक है। जबकि अगर टेट्रोमेरिज्म में बात करें तो प्रोटॉन जो है वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी एक्सचेंज कर देता है। ये है रेजोनेंस, और ये आ जाती है टेट्रोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है रेजोनेंस और टेट्रोमेरिज्म को लेके, और कीटो से हमेशा इनोल की फॉर्मेशन होती है टेट्रोमेरिज्म में, ठीक है। मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एच इफेक्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, लिखते हैं डेफिनेशन। व्हेनेवर इन ए अल्काइल ग्रुप attached to an unsaturated system, such as benzene, कोई भी अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, such as benzene, the inductive effect get reversed, ठीक है। The inductive effect get reversed. This is the hyperconjugation effect. हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। जब भी कोई अल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट रिवर्स हो जाता है। जब इंडक्टिव इफेक्ट रिवर्स होता है वहाँ पे लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और उसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन
ये वो कॉन्जुगेशन होती है, इज द कॉन्जुगेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड with pi bond of p orbital by overlapping। ठीक है, एक स्ट्रक्चर लेकर समझते हैं इसे। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, एंड हाइड्रोजन। जो ये है दिस वन, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और जो ये आ जाते हैं ये क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इस सिग्मा बॉन्ड की और इस पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, दिस इज द सिग्मा पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग, सिग्मा पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग, और इसी की वजह से इसे हम कहते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसी की वजह से हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं। एक चीज़ और, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नाथन बेकर इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि नाथन बेकर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इफेक्ट दिया था, ठीक है, नाथन बेकर इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इफेक्ट को दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर के टर्म्स में बात करें, स्ट्रक्चर की टर्म्स में अगर हम बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो किया जाते हैं, एक स्ट्रक्चर लेकर देखते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, HCH, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, CH2, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पर चला गया, और जो ये H पॉजिटिव है ये इस तरह से रह गया हवा में ही, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जैसे ये हाइड्रोजन गया, जैसे ये हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी कर सकता है, ठीक है। जब ये अपने ऐसे अपनी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH, CH2, नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस पे मूव किए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और जब ज़्यादा होते हैं तो तब नेगेटिव चार्ज आता है। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी तो ऐसे ही देगा, H पॉजिटिव, CH, H डबल बॉन्ड CH एंड CH2, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसे स्ट्रक्चर की टर्म में हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है, और इसी की वजह से हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमें बॉन्ड नहीं दिखता। अब जो ये H पॉजिटिव है, जो ये H पॉजिटिव है, ये हवा में ही क्यों लटका हुआ है, इसे पाई क्लाउड ने इतना स्ट्रांगली इसे अपने पास जकड़ कर रखा है कि इसे बाहर जाने ही नहीं देता, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसके साथ बॉन्ड तो नहीं है लेकिन फिर भी इसने अपनी ओर खींच रखा है कि ये इस हाइड्रोजन को बाहर निकलने ही नहीं देने जाता, ठीक है, ठीक है। हम देखते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन में ऐसा क्यों हुआ।
कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देखते हैं, ये है कार्बन और ये है कार्बन, दोनों साइज में बराबर होते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन है, और ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, ये कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन कार्बन को देखें तो कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है, जबकि अगर कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो इनकी ओवरलैपिंग इतने अच्छे से नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज कार्बन का कंपैरिजन में कम होता है। जब इनकी ओवरलैपिंग इतने अच्छे से नहीं होती तो इसका मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, और इसमें मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन वीक इफेक्ट होता है, ठीक है, ये वीक इफेक्ट होता है तो लेस स्ट्रेंथ वाला ही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अगर हम इसे स्ट्रेंथ वाइज देखें तो कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन की स्ट्रेंथ से कम होती है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन की कार्बन कार्बन के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कार्बन और कार्बन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम इसी स्ट्रक्चर को देखें, दिस वन, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। तो कंडीशंस ये कहती हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की कंडीशंस क्या कहती हैं कि अल्फा हाइड्रोजन should available for hyperconjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्काइल ग्रुप should attached with double bonded system, डबल बॉन्डेड सिस्टम। थर्ड एक चीज और है इसमें कि सिग्मा बॉन्ड जहां उसके साथ पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, सिग्मा बॉन्ड शुड अटैच विथ पाई बॉन्ड सिस्टम, शुड अटैच विथ पाई बॉन्ड, ठीक है। ये है कुछ कंडीशंस, ठीक है, ये हैं कंडीशंस, ठीक है। तो ये हैं कंडीशंस किसके, हाइपर कॉन्जुगेशंस के लिए, कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का होना ज़रूरी है, अल्काइल ग्रुप के साथ अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, एंड थर्ड थिंग इज दैट कि सिग्मा बॉन्ड अटैच विथ पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को फर्दर देखते हैं, ये तो हमने कंडीशंस की बात की, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देखने से, इस स्ट्रक्चर को हमें देखने से क्या पता चलता है कि कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। 3 अल्फा हाइड्रोजन से हमने देखे थे, जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि वहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन से 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन is directly proportional to number of hyperconjugated structure, hyperconjugated structure, ठीक है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, और जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर
नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसके पास ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। ठीक है, जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ये हमें किस किस में देखने को मिलता है? कार्बोकेटाइन में देखने को मिलता है। हम कार्बोकेटाइन ये चीज़ देखा है, ठीक है, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन। इसके साथ साथ ये एल्कीन्स में भी देखने को मिलता है। फर्दर ये फ्री रेडिकल्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, हमने फ्री रेडिकल्स भी देखे थे। ठीक है, मगर कार्बेनाइन के केस में ये हमें देखने को तो मिलते हैं पर बहुत बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, कार्बेनाइन के केस में बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं हम कार्बोकेटाइन का। ठीक है, कुछ ऐसा अगर हम इसे ओपन करके लिखें तो ये इस तरह से आता है, CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अल्फा कार्बन। एक अल्फा कार्बन के ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन और एक के ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक के ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इन तीनों को काउंट करें तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन बने कि नहीं बने हैं। इसका मतलब इसके पास है 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें ये हमने सेकेंडरी बनाया, अगर हम टर्शरी की बात करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन कम पड़ गया तो यहाँ पर बने सेकेंडरी के केस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन गया सेकेंडरी, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 और 3 6, यानी कि ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन भी कम पड़ गए तो यहाँ पर बने 6 अल्फा हाइड्रोजन। फर्दर अगर इसी तरह हम प्राइमरी का देखें तो CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर बने 3 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर इसी तरह हम मिथाइल का देखें तो बन जाता है CH3 पॉजिटिव, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हमने कहा था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा टर्शरी के पास, देन सेकेंडरी के पास, देन प्राइमरी के पास, और मिथाइल के पास तो कोई है नहीं, इसलिए इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन हाइपर कॉन्जुगेशन में हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। हमने कहा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन में भी देखने को मिलता है, हमें एल्केन्स के केस में भी देखने को मिलता है, और हमें फ्री रेडिकल्स के केस में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने कार्बोकेटाइन की देखी है स्टेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आती है कार्बोकेटाइन के साथ फ्री रेडिकल की। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल में देखें तो फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव की चार्ज की जगह रेडिकल आ जाता है। अगेन टर्शरी, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, CH2 एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कोई भी इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं आएगा। अगेन इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से, मतलब इसके पास सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, एक चीज़ हमने देखी, यहाँ से हम नोट करके लिख सकते हैं कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर हम देखें इसके पास 3, 2 एंड 1, ठीक है, जिसके पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं उसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की टाइप्स। ठीक है, देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की टाइप्स। ठीक है, जैसे हमने इंडक्टिव और रेजोनेंस में देखा था, सिमिलरली इसमें भी देख रहे हैं +H एंड -H, +H इफेक्ट एंड -H इफेक्ट।
ठीक है। प्लस एच इफेक्ट में क्या होता है, जब सिग्मा पार्टिसिपेट करता है इसमें सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, सिपेट। और अगर माइनस एच की बात करें तो इसमें सिग्मा स्टार पार्टिसिपेट करता है, मतलब कोई लोन पेयर होगा, कोई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल R3SiCH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कुछ ऐसा। जब ये बॉन्ड आपने इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, R3Si एंड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसे दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अराइज हो गया एंड इसके ऊपर CH2 पॉजिटिव, ठीक है, कुछ ऐसा बना, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर क्या बना दिया, बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें प्लस लिख लो क्योंकि ये एज अ प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ने मिलकर क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया, और बॉन्ड बनता भी इसी तरह से है, ठीक है। अगर हम माइनस एच की इफेक्ट की बात करें तो इसमें आ जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर देता है इस बॉन्ड की ओर, तो यहाँ से ये बॉन्ड बाहर निकल जाता है। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ऑक्सीजन ने इसे दिए तो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। माइनस आई जो है ये बाहर निकल गया, ठीक है, माइनस आई बाहर निकल गया, तो इस, ठीक है, तो यहाँ से माइनस आई बाहर निकल गया और ये हमें दिखाता है माइनस एच इफेक्ट कि किस तरह से सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्ड इसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें किस तरह से सिग्मा बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर हमारा हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, और इसी के साथ परमानेंट इफेक्ट भी हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट के साथ हमने दूसरा इफेक्ट देखा था टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है, और टेम्परेरी इफेक्ट में हमने एक देखा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन उसे देखने से पहले हमने परमानेंट इफेक्ट में कौन से इफेक्ट देखे, एक इंडक्टिव इफेक्ट देखा, एक रेजोनेंस इफेक्ट देखा और एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखा, ठीक है। ये तीनों के तीनों अगर हमें किसी क्वेश्चन में आ जाए और हमें क्वेश्चन में प्रायोरिटी देनी पड़े तब हम किसे देंगे, तब हम सबसे पहले रेजोनेंस को, देन हाइपर कॉन्जुगेशन को एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट को, और आर की जगह एम भी हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये आ जाता है इसका प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी रूल कि किसे किस तरह से प्रायोरिटी दी जाती है। परमानेंट इफेक्ट्स में ऐसा होता है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं टेम्परेरी इफेक्ट की ओर, ठीक है। टेम्परेरी इफेक्ट, और टेम्परेरी इफेक्ट में हमने देखा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक को हम ई इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ परमानेंट इफेक्ट के बारे में बात करते आए हैं, अब हम टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो लिखते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। इन प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट इसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ pi electron towards any one of the bonded atom, any one of the bonded atom
ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसे। ठीक है, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट आ गया। ठीक है, अभी तक हमने परमानेंट इफेक्ट में कहीं पे भी अटैकिंग रिएजेंट नहीं पढ़ा, लेकिन टेम्परेरी इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है, और अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट चलता है। ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन की ओर भी जा सकता है, इस कार्बन की ओर भी जा सकता है। लेट्स सपोज ये इस कार्बन की ओर चला गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बना, कार्बन कार्बन, इसके ऊपर आया तो नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट को मैं AR लिख देती हूँ। ठीक है, सब समझ। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसकी ओर भेजे तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस पे क्या है कि अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ थोड़ा सा यहाँ करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है। ठीक है, इस अटैकिंग रिएजेंट ने मान लो कि इस कार्बन पर अटैक किया। ठीक है, इस कार्बन पे अटैक किया तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट आ गया। अटैकिंग रिएजेंट कोई भी हो सकता है, मे बी न्यूक्लियोफाइल और मे बी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन सी तरह के, कितनी तरह के, सॉरी, दो तरह के, +E एंड -E। जैसे हम परमानेंट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की टाइप्स भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, +E एंड -E इफेक्ट एंड +E इफेक्ट। ठीक है, +E इफेक्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है एंड -E इफेक्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन्स move towards any one of the bonded atom, but the attacking reagent, जो attacking reagent आता है, but the attacking reagent will attack on that carbon atom where the pi bond move, will attack on that carbon atom where the pi bond और pi electrons move। ठीक है, जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसी तरफ अटैकिंग रिएजेंट भी अटैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी। ठीक है, मान लो कि इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट हम थोड़ा सा आगे ऐड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ अराइज हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ अराइज हो गया। ठीक है, अब जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम H पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और इस पर अटैक करने से ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, इस तरह से। और अगर बात करें -I इफेक्ट की, सॉरी -E इफेक्ट की, तो इसमें क्या कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन where pi electrons does not move। ठीक है, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते वहीं पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, लेट्स सपोज इस पे अटैक किया साइनाइड ग्रुप ने, प्लस साइनाइड ग्रुप ने।
ठीक है। और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से मूव हो गए। मूव होने के बाद ये इस तरह का बन गया नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट साइनाइड लिया हमने, ठीक है, साइनाइड, ठीक है, कुछ ऐसा होता है साइनाइड, CN लिखो, नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। ये साइनाइड क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा इसके बजाय, ठीक है। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन पे हुई थी, लेकिन ये साइनाइड ने इस पर अटैक किया, तो ये कुछ इस तरह का बन गया, कार्बन कार्बन नेगेटिव चार्ज एंड साइनाइड ग्रुप, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट एंड, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ परमानेंट एंड टेम्परेरी इफेक्ट भी हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब एक बात और, हमने जब ये इफेक्ट स्टार्ट किए थे उससे पहले हमने इफेक्ट में एक लाइन लिखी थी, सेकंड नंबर पे हमने एक लाइन लिखी थी कुछ ऐसे कि जो ये इफेक्ट्स होते हैं ये किस पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने एक लाइन लिखी थी ऐसे कि इफेक्ट्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज और कंपाउंड्स एंड आल्सो the acidic and basic strength, ठीक है। कुछ ऐसे ही हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने जब इफेक्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है, तब हमने सेकंड नंबर पे ऐसे एक लाइन लिखी थी, ठीक है। ये इफेक्ट्स क्या कहता है कि स्पीशीज और कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी पे ये इफेक्ट जो होते हैं टेम्परेरी और परमानेंट उन पर तो इफेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट करते हैं। तो स्पीशीज और कंपाउंड्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पढ़ा। तो नेक्स्ट हम यही लेंगे कि किस तरह से ये इफेक्ट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।